Good evening and welcome to the class. Let's do attendance first. Neil, one, two, three, four, five, सिक्स. अच्छा, साइन कॉस टेन का ग्राफ बनाना सिखाना कल सिखा दिया है भाई. और कितना सिखाऊं? मैं गिनती भूल गया. 5. फिलहाल प्री क्लास अटेंडेंस 5 की दिख रही है मुझे. चलो. तो पहले इस सवाल को ले ले. साइन कॉस टेन का ग्राफ बनाना सिखाना. तो कल तुम्हें साइन का ग्राफ बनाना सिखा दिया है, कैसे बनाते हैं. और मैथ्स में जब करोगे तो मैथ्स में 12th क्लास में ग्राफ बनाना सीखोगे. ग्राफ बनाना सिखाना एक सिखा तो सकता हूं, कोई सिखाने में बड़ी चीज नहीं है, मगर बहुत एनालिसिस करना पड़ेगा. ठीक है, बहुत एनालिसिस. हमारे यहाँ तो कुछ बेसिक ग्राफ याद होने चाहिए. और साइन कॉस टेन का जो ग्राफ बनाना सीखना है, उसमें कोई ऐसा ग्राफ में कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है. ग्राफ में सिर्फ ये देखते हैं कौन सी वैल्यू हो सकती है, कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है. वो सिर्फ एनालिसिस है. साइन का मैंने करके बताया था कि साइन जीरो कैसे होगा, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ढूंढना, इस तरह से. ठीक है. तो ग्राफ के लिए, ग्राफ बनाने के लिए कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि इस तरह का ग्राफ. वैसे एक मैथ्स में, एक जब पूरी मैथ्स खत्म हो जाती है लास्ट में, इवन ये चीज ग्रेजुएशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ट्रेसिंग ऑफ कर्व. तो ट्रेसिंग ऑफ कर्व से एक क्वेश्चन आता है. ये मैं बात कर रहा हूँ 12th के बाद की. वो 15-20 नंबर का क्वेश्चन आता है. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बहुत ज्यादा एनालिसिस, मतलब ग्राफ रियल में जो ड्रॉ कर सकता है, किसी भी कर्व का जो ग्राफ ड्रॉ कर सकता है, उसको पूरा कैलकुलस आती है, तभी ग्राफ ड्रॉ कर सकता है. तो एज सच ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तुम्हें कैलकुलस की बहुत सारी एफिशिएंसी चाहिए. अभी तो छोटे छोटे बेसिक एनालिसिस करके बच्चों वाले जो ग्राफ है, वो अगर तुम्हें याद है, जैसे y इज इक्वल टू, हमने एक्स स्क्वायर का देखा था, लॉग एक्स का देखा था, ई की पावर एक्स का देखा था, मॉड एक्स का देखा था, ऐसे इस तरह से छोटे मोटे ग्राफ अगर आए हैं तो अपना काम चल जाएगा. उससे ज्यादा अपने को नहीं चाहिए. मगर इट इज अ बिग टॉपिक. ग्राफ बनाना सीखना तो मैथ्स में काफी दूर तक सीखते हैं. और फिलहाल हमें जिस भी ग्राफ की साइन एक्स कॉस एक्स के ग्राफ की जरूरत पड़ेगी वो हमें मिल जाएगा. ठीक है. तो हमारा मोटिव अभी ग्राफ बनाना सीखना नहीं है. ग्राफ हमें सिर्फ क्योंकि कैलकुलस ग्राफ से हमें अच्छी तरह समझ में आएगी, इसलिए हमने ग्राफ में हाथ पैर मारा है. साइन एक्स कॉस एक्स भी ट्रिग्नो, मैंने साइन एक्स एक्चुअली में किसी के भी बहुत डेप्थ में प्रैक्टिस में नहीं जाना है. जैसे लॉग में मैंने बताया, तो लॉग का बेसिक मतलब पता होना चाहिए तुम्हें कि लॉग का मतलब क्या होता है. साइन एक्स कॉस एक्स का जो 10th क्लास में कि साइन एक्स साइन थीटा कॉस थीटा की जो बेसिक मीनिंग है, साइन थीटा का मतलब वो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस तरह से है ना. सिंपल वाले जो मीनिंग है, साइन थीटा की अलग अलग एंगल्स हैं. अगर 90 से ज्यादा एंगल है, इस तरह से, उस तरह से, मतलब 180 220, मतलब कोई भी एंगल है तो उसके साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि 30 45 ये इतना. तो और इसमें रिगरस प्रैक्टिस ट्रिग्नोमेट्री में वो तो करोगे. मैथ्स में, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के सवाल इवन 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में भी इससे डिफिकल्ट से क्वेश्चन होते हैं. तो वो तो मगर उनको मतलब नहीं पता होता कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मतलब क्या होता है. वैसे हमें साइन थीटा और कॉस थीटा के ग्राफ की जरूरत है. और साइन और कोसेक के ग्राफ भी फिजिक्स में कहीं नहीं आएगा, और टेन का ग्राफ कहीं नहीं आएगा. सिंपल हार्मोनिक मोशन एक चैप्टर है, उसमें साइन और कॉस का ग्राफ आएगा. ज्यादातर ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू ln x, y इज इक्वल टू ई एक्स, ये वाले ग्राफ बहुत आएंगे. तो जितना सफिशिएंट था उतना बता दिया. ठीक है. तो अब हम कैलकुलस में एंटर करते हैं. लेट्स एंट्री इन कैलकुलस. सबसे पहले आज और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कैलकुलस में एंट्री करने से पहले थोड़ा बात समझिए कि कैलकुलस कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी ज्यादा मैथ्स में, साइंस में कितनी इंपॉर्टेंट है. तो उसके बारे में मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि कैलकुलस की इंपॉर्टेंस क्या है.
एक्चुअली मैं आई थिंक 11th क्लास से कैलकुलस बच्चे सीखना शुरू करते हैं, या कैलकुलस से एक तरह से साइंस में मिच्योरिटी जिसे कहते हैं, मिच्योर है ना। साइंस तो इससे पहले भी पढ़ रहे थे तुम, साइंस तो 9 10 सिक्स से साइंस शुरू कर दी तुमने, मगर वो मिच्योरिटी नहीं आई थी। तो कैलकुलस थोड़ी सी मिच्योरिटी, जैसे नहीं हम कहते हैं कि तुम 18 साल से ऊपर हो गए, वोट कर सकते हो, है ना, एडल्ट हो गए। तो कैलकुलस एक तरह से तुम्हें एडल्ट बनाती है। कैलकुलस से पहले नॉन एडल्ट हो गए, तो अभी तक साइंस तुमने वही सब पढ़ी है, मगर एक एडल्टनेस नहीं आई है। तो कैलकुलस तुम्हें एडल्टनेस देती है, ठीक है। और कैलकुलस की इंपॉर्टेंस कितनी है वो समझो, मैथ्स में कितनी इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है कैलकुलस कि नॉर्मली मैथ्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब यहां से मैथ्स के अगर डिवीजन करोगे तो मैथ्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट होता है प्री कैलकुलस, ये जो प्री कैलकुलस, कैलकुलस, प्री कैलकुलस। प्री कैलकुलस में कौन कौन सी चीजें आती हैं? प्री कैलकुलस में जो तुम पढ़ रहे हो अलजबरा, अभी मैथ्स में अलजबरा पढ़ रहे हो, ये भी प्री कैलकुलस में आती है। ट्रिगो, मतलब कैलकुलस पढ़, इसीलिए मैथ्स वाले शुरू में कैलकुलस नहीं बताते, क्योंकि कैलकुलस की अच्छी प्रैक्टिस के लिए प्री कैलकुलस आनी चाहिए। तो अलजबरा, ट्रिगो और ये क्या है, अलजबरा, ट्रिगो और कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट, ये सब आई थिंक रफली लिखा मैंने, आई जस्ट कोऑर्डिनेट। वेट से, चलो यू अंडरस्टैंड ना, समझ गए। कोऑर्डिनेट ये प्री कैलकुलस में आती है। और उसके बाद हम कैलकुलस, मतलब कैलकुलस को पूरा स्टडी करने के लिए, कैलकुलस में मास्टर होने के लिए प्री कैलकुलस आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलस ना, अब एक बहुत बड़ी विडंबना यह है कि हमें कैलकुलस में मास्टरी नहीं करनी, वो तो मैथ्स वाले बाद में मास्टरी कराएंगे, हमें कैलकुलस को यूज करना है। तो मेरा टारगेट है, प्री कैलकुलस तो मैं पढ़ा नहीं रहा, अलजेब्रा, ट्रिगो, कोऑर्डिनेट, तो इसीलिए तुम अगर मैथ्स का भी सिलेबस देखोगे तो मैथ्स में दो ही सिलेबस है, मैथ्स में दो ही सिलेबस है। मैथ्स में दो ही सिलेबस है, ठीक है, मैथ्स में दो ही सिलेबस है। एक तो मैथ्स का जो सिलेबस है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, प्री कैलकुलस और कैलकुलस। मतलब मैथ्स वाले भी कैलकुलस ही करते हैं, प्री कैलकुलस। अभी अलजेब्रा, ट्रिगो और कोऑर्डिनेट करोगे, वो प्री कैलकुलस हो जाएगा, बाद में कैलकुलस हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली कैलकुलस इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स भी आखिरी टारगेट उनका होता है कैलकुलस पढ़ाना। और दूसरा जो हमारी मजबूरी है कि कैलकुलस के बिना, हमारी जो मजबूरी है वो मजबूरी समझने की कोशिश करो। फिजिक्स, साइंस के टीचर की, साइंस जब मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों, जहां पर भी, क्योंकि केमिस्ट्री में भी एक मैथमेटिकल पार्ट होगा केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री, और जहां पे एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, रेडियो एक्टिविटी आता है, जहां भी मैथमेटिक्स लगनी है। तो एक साइंस के टीचर की ये मजबूरी होती है कि कैलकुलस जो है वो मैथ्स का टीचर बाद में पढ़ाएगा। उसका भी लॉजिक सही है कि जब तक प्री कैलकुलस नहीं आती तब तक कैलकुलस कैसे आएगी। मगर हमारी मजबूरी है, हम कैलकुलस के बिना तुम्हें 11th साइंस का सिलेबस नहीं पढ़ा सकते। अगर कैलकुलस के बिना हम तुम्हें पढ़ाएंगे तो वो 10th का ही सिलेबस होगा, वो 10th का सिलेबस होगा, 10th के सिलेबस में प्रैक्टिस कराएंगे। वो कैलकुलस के बिना जो भी होगा वो 10th का सिलेबस है, 11th का सिलेबस नहीं हो सकता। तो हमें कैलकुलस पढ़ानी पड़ती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो साइंस में कैलकुलस जो यूज होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, मगर तुम्हें हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो फिलहाल हमें शुरू करना पड़ेगा, कैलकुलस हमें पढ़ानी पड़ेगी। लेट्स डिस्कस कैलकुलस, है ना। अब और बात करते हैं कि कैलकुलस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। कैलकुलस प्रैक्टिकली मैथ, सारी मैथ कैलकुलस में आके क्यों खत्म होती है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी फीलिंग तुम्हें लेना है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कैलकुलस, ठीक है।
कुछ भी स्टडी करने के लिए, चाहे कॉमर्स स्टडी करो, केमिस्ट्री स्टडी करो, फिजिक्स स्टडी करो, कैलकुलस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, वो थोड़ा सा समझना। तुम कुछ भी पढ़ो, तुम कोई भी चीज डिस्कस करो, प्रैक्टिकली कुछ भी डिस्कस करो, एनीथिंग, उसमें हमेशा दो क्वांटिटी होती है। मैक्सिमम चीजें लाइफ में ऐसी होती है जिसमें क्वांटिटी होती है, दो क्वांटिटी होती है। ठीक है, जैसे अभी तुम्हें फिजिक्स का एग्जांपल नहीं देता हूं, तुम्हारा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो तुम हो, तुम में से कोई मोटा बच्चा है, ठीक है, तो तुम रोज खाना खाते हो, यू ईट फूड। ये मैं बताता हूँ, खाना, फूड, ये तुम फूड आइटम एंटर कर रहे हो मुंह में। मैं रफली कार्टून बना रहा हूँ, फूड आइटम जो भी खाओगे, है ना, आई थिंक ये फूड आइटम बना दिया। रोज तुम फूड खाते हो, अलग अलग टाइप का फूड खाते हो, और फूड खाने से तुम्हारा वेट जो है वो इंक्रीज करता है। जो ज्यादा खाते हैं वो एकदम ज्यादा खाते हैं और काम नहीं करते, उनका वेट इंक्रीज करता है। ठीक है, छोटी छोटी चीज, लाइफ, कैलकुलस पूरा लाइफ है। अभी तक जो तुम मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हो, जैसे अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, इनका तुम पूछोगे, अगर तुम किसी से पूछोगे अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ट्रिगो, इसका यूज क्या है, अगर टीचर से पूछोगे कि अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ट्रिगो, इसका यूज क्या है, मुझसे पूछोगे, मैं सिर्फ एक आंसर दूंगा, इसका यूज सिर्फ कैलकुलस समझने के लिए है, ये कैलकुलस में काम आती है, इसलिए अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री, इसको कहते हैं प्री कैलकुलस, है ना। कैलकुलस को डीपली समझने से पहले ये आना चाहिए। ठीक है, फिर हो गई कैलकुलस। अब मैं सिखा रहा हूं कैलकुलस का यूज क्या है। तो कैलकुलस ऐसी मैथमेटिक्स है जो लाइफ के हर पार्ट में डिस्कस होगी। तो वही मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं, तुम लाइफ का ऐसा पार्ट ले रहे हो जो प्रैक्टिकल पार्ट है। तुम खाना खाते हो, तुम्हारा वेट बढ़ता है, तुम्हारा वेट जो है, तुम्हारा वेट, इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ फूड। एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर इसको ऐसे लिखूं, अगर, क्योंकि मैथ्स में हर चीज सिंबल में लिखी जाती है, पहले इसको वर्ड के फॉर्म में लिखूं। सपोज करो इसको वर्ड के फॉर्म में लिखूंगा, तुम्हारा जो वेट है, भार है, भार का जो बढ़ना है, वेट इज फंक्शन ऑफ फूड, वेट इज फंक्शन ऑफ फूड, फूड का फंक्शन है। जो आदमी जैसे खाना खाएगा, कम खाएगा, ज्यादा खाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसका वेट बढ़ेगा। किसी का भी वेट बढ़ना उसके खाने पे डिपेंड करता है, ये तो तुम मानते हो, इसमें कोई भी मैथमेटिक्स नहीं है। किसी का भी वेट बढ़ना उसके खाने पे, वो खाना कम हो जाएगा तो वेट कम हो जाएगा, खाना ज्यादा खाएगा, फैटी खाना खाएगा, तो उसका जो वेट बढ़ेगा वो खाने पे डिपेंड करेगा, रोज के खाने पे डिपेंड करेगा, वो कैसा खाना खा रहा है। तो ये तो बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो कैलकुलस ऐसी मैथमेटिक्स है जो इसमें भी लगेगी, हर जगह लगेगी, लाइफ में कैलकुलस लगेगी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। तो तुम जो वेट तुम्हारा जो बढ़ता है वो खाना, तो इसको मैथ्स की लैंग्वेज में हम लिखते हैं कि किसी का वेट, कोई भी बच्चा ले लो अपने मां से, मोटा जो बच्चा हो, वेट इज फंक्शन ऑफ फूड, एफ फॉर फंक्शन, फंक्शन ऑफ फूड, एफ फॉर फूड हो गया, फूड के लिए मैंने एफ वर्ड ले लिया, और किसी का भी वेट हो गया, वेट इज फंक्शन ऑफ फूड। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे वाई और एक्स हो गया, है ना। जैसे ये था जब तुम मैथ्स पढ़ते थे, तो जैसे तुम जब गणित पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो पढ़ रहे थे y इज इक्वल टू साइन एक्स या एक्स स्क्वायर, कुछ भी ऐसे पढ़ रहे थे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पढ़ रहे थे, y इज इक्वल टू साइन एक्स पढ़ रहे थे, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स पढ़ रहे थे। फोटो हटा लेता हूं, इधर आ जाता हूं, थोड़ी देर के लिए साइड में बैठता हूं। तो y की जगह अब वेट हो गया, y की जगह वेट हो गया, और है ना, और इसकी जगह x की जगह फूड हो गया। इसको भी अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे तो y इज फंक्शन ऑफ x लिखेंगे, है ना। यहां पे y x का फंक्शन है। अब फील करने की कोशिश करो, y x का फंक्शन है, x की वैल्यू डालोगे 1, y की वैल्यू होगी 1, x की वैल्यू डालोगे 2, मेरी शक्ल याद है, x की वैल्यू डालोगे 2, y की वैल्यू हो जाएगी 4, x की वैल्यू डालोगे 3, y की वैल्यू हो जाएगी 9। ये तो मैथ्स का एग्जांपल है, मगर यहां पे x की जगह फूड है। वेट फूड के अकॉर्डिंग कैसे भी बढ़ सकता है।
है ना। फूड की क्वांटिटी इतनी होगी, फूड जैसे फूड 1 किलो खाओगे वेट इतना बढ़ेगा, फूड ऐसा ऐसा एक रिलेशन आएगा, ऐसा एक रिलेशन आएगा। जैसे मैं बता सकता हूं इस समय कोई भी रिलेशन हो सकता है रफली। जैसे सपोज करो ये मैंने एक रफली बना लिया, कोई मिठाई खाता है तो फूड हो गया, मान लो स्वीट खाता है, अपॉन 1000 कर लिया मैंने। अब ये क्या हो गया, अगर कोई 1 किलो फूड खाता है तो उसका वेट कितना बनता है, 1/1000 ग्राम। कोई 2 किलो फूड खाता है तो 2/1000, है ना। कोई 3 किलो फूड खाता है तो उसका वेट, तो जितना फूड खाओगे उतना वेट इंक्रीज करेगा, ठीक है। जितना फूड खाओगे उतना वेट, ये फिर इधर आ गया। ये एक जगह मैं हटा दूं क्या अपनी फोटो, रुक जाओ, फोटो मुझे हटाना अच्छा, आई थिंक तुम समझ रहे होगे। ये सही है, तो आई थिंक तुम समझ रहे होगे, जितना खाना खाओगे उतना वेट बढ़ेगा। तो वेट इज अ फंक्शन ऑफ फूड, ये तुम मानते हो, वेट इज अ फंक्शन ऑफ फूड। ऐसे लाइफ में 50 चीजें होंगी, वेट इज फंक्शन ऑफ फूड। अभी मोशन फिजिक्स में कैसे यूज होगा, फिजिक्स में टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज होगी, टाइम के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज हो सकता है, हर चीज टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेंज होती है, टाइम के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज होता है, टाइम के अकॉर्डिंग प्रेशर, जब भी टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें फंक्शन ऑफ टाइम होती है। जैसे तुम्हारी जो हाइट है वो टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती है। ये अलग अलग ब्रांच का एग्जांपल दे दो, टाइम पे डिपेंड करती है, फंक्शन ऑफ टाइम हो गई। या तुम बैंक में पैसा जमा करते हो, वो भी टाइम के अकॉर्डिंग उसका ब्याज आता है, इंटरेस्ट आता है। तो वहां भी मनी भी, पैसे भी टाइम पे डिपेंड करती है, बैंक उसका ब्याज देती है। तो बैंक में तुम पैसा जमा करते हो तो बैंक में पैसा टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता है, या बैंक में पैसा जितना तुम पैसा जमा करोगे उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। बैंक का पैसा दो चीजों पे डिपेंड करता है। तो लाइफ में ऐसी हर जगह इस तरह की चीज है, एक चीज दूसरे पे डिपेंड करती है, ठीक है। तुम एक्सरसाइज करोगे तुम्हारी बॉडी बनेगी, तुम्हारी बॉडी का बनना तुम्हारी एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है। समझ आई बात। ऐसे 50 एग्जाम्पल है जहां पर एक चीज दूसरे पे, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। एक इनपुट डालते हो, आउटपुट दूसरा होता है। तो मगर इनपुट जो है वो आउटपुट पे डिपेंड करता है, इनपुट आउटपुट पे डिपेंड करता है। एक इनपुट होगा दूसरा आउटपुट होगा, ठीक है। जैसे यहां पे x इनपुट था और y आउटपुट था, तो y फंक्शन ऑफ x होगा, ये फंक्शन ऑफ x होगा। तो जो भी ग्राफ बनते हैं उसमें y x का फंक्शन बोल सकते हो, y x का फंक्शन है, सिंपल सी बात, y x का फंक्शन है। ऐसे तुम हजारों चीजें सोच सकते हो, ठीक है। और फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में मैक्सिमम चीजें टाइम का फंक्शन होती है, मैक्सिमम चीजें, बहुत सारी चीजें होती है टाइम का फंक्शन होती है, और कोई ना कोई चीज किसी पे डिपेंड करती है, एक चीज दूसरे पे डिपेंड करती है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल मैथमेटिक है, प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स है। अभी रिसेंट एग्जांपल देता हूं तुम्हें, जैसे लॉकडाउन किया है कोरोना वायरस। अभी जो कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है, वो नंबर ऑफ इफेक्टेड, जो मान लो कहीं पे अगर 10 लोग हैं जो कोरोना से इफेक्टेड है, तो कम तेजी से फैलेगा। अगर 100 लोग हैं, ये बंद क्यों कर रहे हैं, ये मतलब लॉकडाउन क्यों कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, अगर 100 लोग होंगे तो ज्यादा फैलाएंगे, 1000 लोग होंगे तो और ज्यादा फैलाएंगे। तो जितने ज्यादा लोग इफेक्टेड होंगे पहले से, वो इतने ज्यादा। तो कोरोना का जो स्प्रेड होना है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने पर्सन इन्फेक्टेड है। अगर कहीं पे जो ग्रीन जोन है वहां पे कम इन्फेक्टेड है तो वहां पे कम स्प्रेड होगा। तो कोरोना का स्प्रेड होना वहां पर कितने इफेक्टेड पर्सन है उस पर डिपेंड करता है। तो तुम कह सकते हो, तो डिजीज स्प्रेड होना एज अ फंक्शन ऑफ जितने पर्सन है, जितने को कोरोना हो गया, उसके प्रोपोर्शनल जो है वो इंक्रीज करेगा। अगर 100 को कोरोना हो गया तो उसी के रेशियो में बढ़ेगा। 1000 है तो उसी के रेशियो में, हो सकता है 2 गुना बढ़े, 3 गुना बढ़े, अगर हो सकता है। अब ये मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, या कैलकुलस इसी को कैलकुलेट करती है कि 10, अगर 10 इन्फेक्टेड है तो अब 20 हो जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। उसका एक रिलेशन हो जाएगा, एक सिंपल, या वो अलग तरह का रिलेशन हो जाएगा। मगर जितने पर्सन हैं उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज करेगा। ऐसे हर जगह प्रैक्टिस, मैं तो 50 एग्जांपल दे सकता हूं। जितने पॉपुलेशन भी ऐसे इंक्रीज करती है, जितने लोग ज्यादा होंगे उतनी पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज करेगी, जितने लोग कम होंगे उतनी पॉपुलेशन कम इंक्रीज करेगी। तो ये जो कैलकुलस पूरी मैथमेटिक्स है, ये अपने लाइफ की मैथमेटिक्स है। तो आई थिंक तुम समझ गए होगे कि ये तुम्हारे लाइफ की मैथमेटिक्स है। तो
फिजिक्स जब हम, अच्छा, अब बकवास बंद करता हूं, मैंने 20 मिनट बकवास कर ली ताकि तुम्हें इंपॉर्टेंस समझ में आए कैलकुलस की। तो कैलकुलस कितनी इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस। और अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब जो है इनको हम प्री कैलकुलस कहते हैं, इनको हम पढ़ते ही इसलिए कि हमें कैलकुलस समझ में आए। ठीक है, इनका कोई अलग वजूद नहीं है, अलग एग्जिस्टेंस नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री, अलजबरा, अभी जो तुम पढ़ रहे हो, सुधीर सर पढ़ा रहे हैं, जो अलजबरा पढ़ा रहे हैं, वो इसलिए कि तुम्हें कैलकुलस समझ में आया, उसका एप्लीकेशन कैलकुलस में है। और फिर कैलकुलस का एप्लीकेशन लाइफ में है। सिंपल सी बात है, लाइफ का कोई भी ऐसा फिनोमेना नहीं है जहां पे कैलकुलस यूज ना हो। ठीक है, तो ये हो गई बकवास, बहुत हो गई। अब मैं जो हूं कैलकुलस तो मैं दो तरीके से समझाऊंगा। मैं दो अप्रोच लूंगा कैलकुलस को समझाने के। एक अप्रोच होगा मेरा ग्राफिकल अप्रोच, जो कि मैथमेटिकल अप्रोच है, और एक होगा प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है, मैथमेटिकल अप्रोच थोड़ा सा इजी पड़ता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से तुम्हारा दिमाग ज्यादा मैथमेटिकल है, मैथमेटिक्स तुम्हें ज्यादा समझ में आती है। प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। प्रैक्टिकल अप्रोच है बहुत इजी, मगर तुम्हें डिफिकल्ट इसलिए लगता है कि तुम्हारा जो एजुकेशन हुआ है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं हुआ है, तुम्हें हर चीज को मैथमेटिकली सिखाया गया है। जैसे साइंस में 6, 7, 8 में तुम्हें चीजों को प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहिए। साइंस में जैसे 6, 7, 8 में हर चीज प्रैक्टिकली करके समझाना चाहिए, मगर क्लास में कोई भी टीचर प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाता। तो तुम्हारा जो अप्रोच डेवलप होता है वो मैथमेटिकल डेवलप होता है, तुम्हारा जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो डेवलप नहीं हो पाता। तो कैलकुलस का प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, मगर मेरे एक्सपीरियंस जो इतना है वो समझाने में मुझे बहुत दिक्कत आती है। वो दिक्कत उस इस बात की नहीं है कि चीज डिफिकल्ट है, इस बात की है कि तुम्हारी जो मतलब एजुकेशन हुई है 6, 7, 8, 9 की, वो उतनी प्रैक्टिकल नहीं हुई है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच से थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, मगर मैं तुम्हें प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाऊंगा, मैथमेटिकल अप्रोच से समझाऊंगा, प्रैक्टिकल अप्रोच से समझाऊंगा, और फिर दोनों को मिक्स करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, शुरुआत मैथमेटिकल अप्रोच से करूंगा, मगर प्रैक्टिकल अप्रोच भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो दोनों, हालांकि दोनों एक ही चीजें हैं, बट एक अप्रोच से शुरू करते हैं। चलो, जितना भी जो भी मैंने होमवर्क दिया, जो तुमसे पूछा, देखो, तुम्हें इसीलिए मैंने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कहते हैं कि हमें ग्राफ में ये सीखना वो सीखना, तुम्हें डेस्मो बना दिया, जिसका चाहे ग्राफ बना लो, तुम अपने मन से इक्वेशन पुट करो, ग्राफ बना लो, वो सबके ग्राफ बना देगा। ठीक है, और ग्राफ बनाने का जो मेथड है, ग्राफ बनाने का जो मेथड है, सही बताऊं, तुम अगर ग्रेजुएशन भी कर लोगे तब भी ग्राफ बनाने के सारे मेथड नहीं सीख पाओगे, है ना। ग्राफ, और फिर भी सब मेथड, पूरी कैलकुलस भी सीख लो, पूरी कैलकुलस सब सीख लो, क्योंकि एक ग्राफ बनाने में पूरी कैलकुलस लग जाती है, पता नहीं कितने कंसेप्ट लगते हैं। मतलब अगर सही बताओ, एसिम्पटोट निकालना पड़ता है, लिमिट वगैरह, जो तुम अभी तुम कैलकुलस में लिमिट वगैरह 12th में पढ़ोगे शायद। अभी तुम जो अलजेब्रा पढ़ रहे हो वो कैलकुलस के लिए पढ़ रहे हो, कैलकुलस में जो भी पढ़ोगे लिमिट, डिफरेंशिएशन, वो ग्राफ के लिए पढ़ोगे। आखिरी में कैलकुलस से ग्राफ बनेगा और ग्राफिकल एनालिसिस होगा। तो ग्राफ में एक्सपर्ट होना तो भूल जाओ, शायद जेई नीट में और इवन ग्रेजुएशन में भी ग्राफ, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बना लो, ये पॉसिबल नहीं है। फिलहाल हमें जरूरत भी नहीं है। फिलहाल तुम्हें जो डेस्मो से ग्राफ बनाओ, देखो कैसा है, और थोड़ा सा एनालाइज करो। जैसे साइन एक्स का एनालाइज किया था तुमने, कि साइन की वैल्यू +1 और -1 के बीच में होती है, एक्स की एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो थोड़ा बहुत एनालिसिस हमने सिखा दिया, मैंने सिखा दिया, उतना सफिशिएंट है। बेसिक अप्रोच वही है, बेसिक अप्रोच वही है, हर एक ग्राफ को बनाने का बेसिक अप्रोच वही है, कि डोमेन चेक करना, रेंज चेक करना और ग्राफ बनाना। ठीक है, और ग्राफ हमें नहीं सीखना था, हमें ग्राफ की हेल्प से कैलकुलस सीखना था। ठीक है, ग्राफ की हेल्प से कैलकुलस सीखना था। तो पहला अप्रोच मैं शुरू करता हूं। अब मेरा पढ़ाने का स्टाइल ये होगा, पहले अप्रोच मैं मैथमेटिकल अप्रोच लेता हूं कैलकुलस का। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान पड़ता है तुम्हारे लिए, मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ कैलकुलस। तो आज का जो टॉपिक होगा, आई थिंक थोड़ा बहुत स्टेमिना तुमने बढ़ाया होगा, अगर सही चीजें समझनी है। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल अप्रोच। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज है। जस्ट अ मोमेंट, शक्ल। तो स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल, या ग्राफिकल अप्रोच कहना चाहिए ज्यादा अच्छा। तो पहले तो मैं ग्राफिकल अप्रोच सिखाऊंगा। बेसिकली सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल अप्रोच, हमें डिफरेंशिएशन सीखना है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ गए। डिफरेंशिएशन, स्पेलिंग देख लो, कैपिटल लेटर से लिखता हूं,
बहुत ही बड़ी चीज है ये तुम्हारे लिए, साइंस में सबसे बड़ी चीज है। तुम बाकी सब मैथ इसी के लिए पढ़ रहे हो, डिफरेंशिएशन के लिए। तो डिफरेंशिएशन, आई थिंक स्पेलिंग भी मुझे पक्का याद नहीं है, मगर एक एफ होता है तो आई डोंट नो। डिफरेंशिएशन, मे बी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन मैंने शुरू कर दिया है। बेसिक सारे जितने भी सिखा दिए हैं, जिन लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी, मतलब बेसिक्स अभी तक जो बेसिक तुम्हें सिखाए हैं, ग्राफ का बेसिक डेस्मो से, ग्राफ का बेसिक तुम्हें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वगैरह का सिंपल इक्वेशन का ग्राफ पता होना चाहिए, लॉग और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पता होना चाहिए, साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए। वो भी पूरी फिजिक्स के लिए, अभी नहीं, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, एंटायर फिजिक्स के लिए। जो डिफरेंशिएशन बताया वो पूरी फिजिक्स के लिए, तो पूरी फिजिक्स में इससे ज्यादा ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम साइन एक्स और कॉस एक्स आखिरी में, ठीक है। तो ये ग्राफ सिखा दिए, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए जो 10 तक की है, और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल की वैल्यूज निकालना आनी चाहिए। तो डिफरेंशिएशन का जो पहला अप्रोच है वो हम लेंगे ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच, तो पहले मैं एक दो टर्म तक तुम्हें ग्राफिकल अप्रोच सिखाऊंगा। ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच, और दूसरा है प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच, ओके। तो ग्राफिकल अप्रोच सिखाऊंगा। प्रैक्टिकल अप्रोच सिखाने में अगर तुमने अपनी एनसीईआरटी की किताब देखी होगी तो सिलेबस भी शुरू हो जाएगा। बच्चे सोच रहे होंगे सिलेबस कब शुरू है, सिलेबस शुरू हो जाएगा, प्रैक्टिकल अप्रोच में सिलेबस ही शुरू हो जाएगा। अगर तुम अपनी एनसीईआरटी किताब देखोगे तो पहला चैप्टर, तो पहला लेसन तो बकवास है, व्हाट इज फिजिक्स, वो तो तुम्हें 6th क्लास से पता है व्हाट इज फिजिक्स, है ना, वो छोड़ दो। दूसरा जो चैप्टर होगा यूनिट वाला, यूनिट एंड मेजरमेंट वाला, वो चैप्टर प्रैक्टिकल के लिए है। एक बच्चा मिला था तो मैं बता दूं, दूसरा चैप्टर प्रैक्टिकल के लिए है, उसमें जिसमें एरर वगैरह सिखाते हैं, मेजरमेंट और एरर वाला, वो चैप्टर प्रैक्टिकल के लिए है। वो चैप्टर तब पढ़ना बेस्ट होगा जब तुम लैब में जाने से पहले, जब लॉकडाउन खुलेगा और तुम लैब में जाओगे, जिस दिन तुम्हें लैब में जाना होगा उसके 3 दिन पहले वो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर चैप्टर पढ़ते हैं वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज कैसे यूज करते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट करके एरर निकालेंगे। तो मेरे हिसाब से पहला जो यूनिट और मेजरमेंट वाला चैप्टर है वो नहीं पढ़ाना चाहिए, वो जब प्रैक्टिकल करने जाए उससे पहले बताना चाहिए, तब बच्चे को समझ में आता है कि इसका प्रैक्टिकल क्या यूज है। तो वो प्रैक्टिकल वाला चैप्टर है। पहला चैप्टर जो हम शुरू करेंगे शायद तीसरा चैप्टर होगा, मोशन, ठीक है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच में हम लोग मोशन शुरू कर देंगे। तो अगर एनसीईआरटी बुक देखोगे तो आई थिंक तीसरा चैप्टर होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ऐसा कुछ होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन करके चैप्टर है। स्क्रीन लेके आता हूं। तो पहला चैप्टर होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये तुम्हें प्रैक्टिकल अप्रोच में ही चैप्टर शुरू हो जाएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच बताते ही ये चैप्टर शुरू हो जाएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मोशन इन, ये प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में लगेगा। MOTION होता है, सॉरी, MOTI, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच शुरू हो जाएगा। अब इसमें मोशन की बात करें, जो स्ट्रेट लाइन मोशन है उसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इतना 10th तक पढ़ा होता है ना, वो सब मैं पढ़ाऊंगा, है ना। वो तब जो 10th तक पढ़ना चाहिए वो भी पढ़ाऊंगा, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, मगर वो 10th तक होता है। तो यू कैन से कि 60% तो वही होगा जो तुमने 10th तक पढ़ा होगा। अब अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 10th में रट्टा लगा के पास करके आते हैं, तो उनके लिए जो है वो दोबारा पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो जो बच्चे 10th में पढ़े होंगे उनके लिए तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 60% पार्ट, जो विदाउट कैलकुलस वाला पार्ट है, वो तो बहुत ईजी पड़ेगा, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो विदाउट कैलकुलस का पार्ट है, इसमें ये कह सकते हो, बताऊं, 3rd चैप्टर शुरू कर देंगे हम। ये 3rd चैप्टर होगा, देख लेना तुम लोग बुक में, मैं लिख नहीं रहा, 3rd चैप्टर होगा वैसे। इसमें
यू कैन से कि 60% टेंथ का ही है। टेंथ क्लास में अब यहां पर एक चीज आती है, जो बच्चा टेंथ क्लास में पढ़ के आया उसके लिए 60% ये चैप्टर तो कवर है। तो पहले तो मुझे 60% वो टेंथ वाला वो तो पढ़ाना भी पड़ता है, वैसे पूरा पढ़ना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं मैं पढ़ाऊंगा नहीं टेंथ वाला, पढ़ाऊंगा पूरा, मगर ये तो मैं बता दूं 60% तुम्हारा पढ़ा हुआ है। 40% चैप्टर जिसमें कैलकुलस लगेगी वो पढ़ाना है। ये वाला टेंथ वाला होगा नॉन कैलकुलस, एनसी वाला नॉन कैलकुलस, और इसमें कैलकुलस लगेगी। ठीक है, कैलकुलस, और इसमें कैलकुलस का प्रैक्टिकल अप्रोच यूज होगा। तो मैं चैप्टर भी कराऊंगा, इसका प्रैक्टिकल अप्रोच भी इससे सिखाऊंगा, तो दोनों चीजें इसी से हो जाएंगी। तो प्रैक्टिकल अप्रोच से पहले हमको ग्राफिकल अप्रोच आता होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच शुरू करने से पहले हमको ग्राफिकल अप्रोच आता होगा, तो हमें प्रैक्टिकल अप्रोच में बहुत हेल्प मिलेगी। फिजिक्स तुम्हें पता है पूरी प्रैक्टिकल है। ठीक है, अगर फिजिक्स ढंग से सीखनी है तो प्रैक्टिकल अप्रोच डेवलप करना पड़ता है। मैथमेटिकल अप्रोच अच्छा होगा तो प्रैक्टिकल अप्रोच समझने में आसानी होती है। ठीक है, आसानी होगी। चलो 30 मिनट की ऐसी बकवास कर दी मैंने। अब शुरू करता हूं मैं डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल अप्रोच। डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल अप्रोच, तो पहली चीज अभी तक मैंने ये सिखाया तुम्हें कि कोई भी चीज किसी दूसरी चीज का फंक्शन होती है। जैसे तुम्हारा वेट तुम्हारे खाने का फंक्शन है। ठीक है, कोरोना की जो बीमारी है कितना स्प्रेड करेगी वो इस बात पे डिपेंड करती है कि कितने आदमी इफेक्टेड है। जहां पर जितने, अभी तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा, जहां पर कम इफेक्टेड है लोग, कम कोरोना से इफेक्टेड है, वहां पर स्प्रेड भी कम होगा, और जहां पर ज्यादा इफेक्टेड है वहां पर स्प्रेड भी ज्यादा होगा। तो कोरोना का स्प्रेड होना किस बात पे डिपेंड करता है? इज फंक्शन ऑफ जितने लोग इफेक्टेड है। ये हो गया। और भी एग्जांपल ले सकते हो, तुम्हारी जो हाइट है वो टाइम के साथ बढ़ती है, मतलब एक हर साल, हर 2-3 साल में तुम्हारी हाइट बढ़ जाती है। तो तुम्हारी जो हाइट है वो टाइम का फंक्शन है। टाइम बदलेगा तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। ऐसा कभी नहीं होता कि तुम्हारी हाइट ना बढ़े, टाइम बदले और तुम्हारी हाइट ना बढ़े। ऐसे हर चीज किसी ना किसी चीज का फंक्शन होती है। ठीक है, हर चीज कोई मतलब तुम हर जगह ऐसे एग्जांपल ले सकते हो। तुम्हारा अगर तुम्हें कोई चीज पानी गर्म करना है तो जितना हीट सप्लाई करोगे उतना पानी गर्म होगा। ठीक है, और भी कुछ सोच सकते हो, और भी 50 चीजें सोच सकते हो। जितना फोर्स लगाओगे उतना चीज बढ़ेगी। तो हर चीज, हर जो चीज है, हर एक चीज दूसरे पे डिपेंड करती है। ठीक है, हर जगह इनपुट और आउटपुट होता है। प्रैक्टिकल अप्रोच, हर एक चीज दूसरे पे डिपेंड करती है। मैथमेटिकली पूरी मैथमेटिक्स इस बात पे है, वाई एक्स पे डिपेंड करता है, वाई एक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब कैलकुलस ये तो हमने सीख लिया, वाई एक्स पे कैसे डिपेंड करता है, अलग अलग फंक्शन देखे, उनका ग्राफ देखा, और हमेशा किसी ना किसी हर फंक्शन का कोई ना कोई ग्राफ होगा। तो इसको अगर प्रॉपरली प्रेजेंट करना है, अगर इस चीज को प्रॉपरली प्रेजेंट करना है तो इसका ग्राफ इसको प्रेजेंट कर पाएगा। एक चीज बताओ तुम्हें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगेगी इसमें। ये अगर मैंने कहीं पे ऐसे लिखा, कुछ भी लिख दूं मैं, कुछ भी लिख दो, मान लो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिख दो, तो सचमुच ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा है, तो क्या ये सचमुच बहुत छोटी चीज है? ये ऐसा नहीं लगता तुम्हें कि ये बहुत बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख गया है? सच में इसमें, सच में इसके अंदर क्या है? इसमें x की पता नहीं कितनी वैल्यूज है, y की पता नहीं कितनी वैल्यूज है, इसका एक ग्राफ बनेगा। तो इसका मतलब तुम्हें इसकी फीलिंग आनी चाहिए। इसका फीलिंग है कि x की पता नहीं कितनी वैल्यूज है, y की पता नहीं कितनी वैल्यूज है, ठीक है, और उसका एक ग्राफ है। तो ये है। अब प्रैक्टिकली हमें किस बात से मतलब है? अब प्रैक्टिकली हमें किस बात से मतलब है? हमें इस बात से मतलब है कि y की वैल्यू x के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रही है ना? जैसे हम अगर इसको मिटा दो, मिटाए क्यों पता नहीं, एक मिनट रुक जाओ, कुछ भी लिख लो ऐसा, ये तो हर चीज के लिए सही है। मैं कोई और कलर चाहता हूं, हाँ। मान लो ऐसे ही लिखा हुआ है, वही लिख दो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब तुम x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 1 है, x इज इक्वल टू 2 पे
y की वैल्यू 8 है, x इज इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू 27 है, अगर ये लिखा हुआ है। उसके बाद अगर ऐसे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 1 है, x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 4 है, x इज इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू 9 है। एक्चुअली में हम x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल रहे हैं, मगर हमारा मेन इंटरेस्ट इस बात में है प्रैक्टिकली कि y x के अकॉर्डिंग चेंज कैसे होता है, समझे ना? y x के अकॉर्डिंग चेंज कैसे होता है, इसको मैं ग्राफिकली समझाऊंगा। x कैसे चेंज होता है और y कैसे चेंज होता है। डिफरेंशिएशन या कैलकुलस सिर्फ इसी बात को बताता है कि y x के अकॉर्डिंग चेंज कैसे होता है। तो जो पहली चीज है जिसको अभी तक कम से कम तुम्हें 8-10 घंटे अभी या पूरे लाइफ में यूज करनी है, मेन चीज है कि तुम्हें ये डिसाइड करना है कि अगर x चेंज हो रहा है तो y कैसे चेंज होगा। समझ आई बात? ये चीज है कि हम इतने परसेंट इतनी चीज चेंज करें तो y इतना चेंज होगा। जैसे सपोज करो प्रैक्टिकली आ जाओ, ये तो मैथमेटिकली हो गया कि x कैसे चेंज होगा और y कैसे चेंज होगा। प्रैक्टिकली अगर आ जाओ, मैं कितना खाना खाऊं कि मेरा वेट इतना इंक्रीज करे, ठीक है? जैसे तुम डाइट प्लान करते हैं ना, डाइट में न्यूट्रिशन, तो कितना फूड खाऊंगा कि मेरा यही वेट इंक्रीज करे, किस रेट से खाऊं, मैंने खाने में क्या चेंज करूं कि मेरा वेट ऐसा इंक्रीज करे। समझ आई बात? मैं ये इनपुट दूं तो ये y ऐसे चेंज हो, y का चेंज, तो x के अकॉर्डिंग y का चेंज कैसे होता है, ठीक है? इसको कौन सी चीज डिसाइड करती है? इसको डिसाइड करता है स्लोप। एक वर्ड यूज होगा स्लोप। स्लोप का मतलब है x चेंज होने पर, और ये x और y कुछ भी हो सकता है, कोई भी इक्वेशन हो सकती है। तो अभी नई चीज मैं लेके आया हूं, उसका नाम है स्लोप। तो आई थिंक आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर कैलकुलस की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। स्लोप, इसी में प्रैक्टिस करेंगे। ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मतलब ये मतलब है कि x के अकॉर्डिंग अगर चेंज हो तो y कैसे चेंज हो। तो ये ऐसे इतना अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, इसको समझना है तो ग्राफिकल अप्रोच डेवलप करते हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंग समझ में आएगा, है ना? आई थिंक मैं पानी लेके नहीं आया था, पता नहीं पानी भरा था मैंने, लेके नहीं आया था। ग्राफ के अकॉर्डिंग चलो बीच में ले आऊंगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। और आज मैंने अभी तक एक भी कमेंट किसी का नहीं पढ़ा, है ना? कोई भी कमेंट नहीं पढ़ा अभी तक, देखा नहीं मैं। बफरिंग थोड़े से कमेंट आ रहे हैं। इट्स डिफरेंट। एक आध कमेंट पढ़ लेता हूं बीच में, अभी तक कमेंट देखा ही नहीं मैंने। अटेंडेंस की आज किसी ने कमेंट किया भी नहीं है, मैंने मांगा भी नहीं किसी से कमेंट। अरे यार कल एक्सप्लेन तो किया था भाई, साइन एक्स और उसमें एक्सप्लेन तो किया था। जो चीज एक बार एक्सप्लेन पिछले वाले वीडियो में देख लो ना, मैंने कल साइन एक्स कॉस एक्स का ही तो बनाया था। अब इसमें तुम पीछे पीछे बैक गियर लगाओगे तो डिस्कस होगा। कल के वीडियो में देख लेना, कल लास्ट में एक्सप्लेन किया था साइन एक्स, ग्राफर से बनाया था और एक्सप्लेन किया था कि एक्स की वैल्यू 0 होगी, साइन एक्स इतना होगा। तो ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, लास्ट वाले वीडियो में जाके देख लो। क्योंकि अगर तुम मुझे ऐसे पीछे ले जाओगे तो फिर आगे बहुत दूर तक जाना है, तो बाद में अगर दिक्कत आए तो फिर कमेंट करना या व्हाट्सएप करना। मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है पहले, बाद में तुमसे बनाने को बोला है, ठीक है? ये तो अटेंडेंस है। बफरिंग, ये बफरिंग प्रॉब्लम के लिए अपना नेटवर्क सही कराओ। यहां से तो बहुत परफेक्ट स्ट्रीमिंग हो रही है, यहां पे प्रॉब्लम नहीं है। तो बफरिंग के लिए फिलहाल तो कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कुछ लोगों को जब बफरिंग ज्यादा होगी तो ये है, इट्स डिफरेंशिएशन। हाँ, डिफरेंशिएशन पूरा ही है। डिफरेंशिएशन को एक लाइन में बोलूं तो इतना सा होगा कि हमें डिफरेंशिएशन में y में चेंज निकालना है, अगर हमें x में चेंज पता हो। कुछ और भी चीजें हैं, मगर डिफरेंशिएशन में एक क्वांटिटी में चेंज निकालते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब है प्रैक्टिकली ये निकालना। डिफरेंशिएशन तो मैथमेटिक्स का नाम है। डिफरेंशिएशन में हम करते क्या है बेसिकली पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस में कि प्रैक्टिकली कि हम ये चीज कैसे चेंज करें कि वो चीज इतनी हो। समझ आई बात? जैसे अगर तुम प्रैक्टिकली बात करो कि अगर तुमने एक कोई बिजनेस करने जा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट कैसे चेंज करो कि मुझे इतना प्रॉफिट हो। प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट पे और टाइम पे डिपेंड करता है। तो इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा तो इन्वेस्टमेंट कितना चेंज करो कि प्रॉफिट इतना चेंज हो जाए, कि प्रॉफिट अगर हाई चाहिए तो इन्वेस्टमेंट कितना हाई चाहिए, इस तरह से।
तो दो चीजें आपस में एक चीज बदलोगे तो दूसरी चीज कैसे बदलेगी, वो है डिफरेंशिएशन। मैंने ये तो कल दोनों का साथ में समझाया था, अगर तुम कल का लेक्चर देखोगे ना तो दोनों का साथ में मैंने ग्राफ बनाया था और साथ में समझाया था, देख लेना, ठीक है। पिछला लेक्चर देख लो, मैं पिछले लेक्चर में आगे फॉरवर्ड बैकवर्ड करके कहीं पे मैंने, मुझे याद है दोनों का साथ में दिखाया था, फिर मैंने होमवर्क में दिया था, लास्ट में दिया होगा। बेसिक्स बेसिकली सही बताओ, बेसिक्स अभी खत्म ही नहीं हुए, तो अभी तो शुरू भी नहीं हुआ बेसिक्स, क्या बात कर रहे हो, ये 11th क्लास पढ़ने आए हो कि 10वीं, अभी तो बहुत है, अभी बहुत सारे बेसिक्स है, बेसिक कभी अभी तो खत्म नहीं होंगे, है ना। हाँ नहीं, ये तुम कंफ्यूज मत हो थोड़ा सा, बेसिक्स खत्म होंगे तब फिजिक्स शुरू होगी, बेसिक्स के साथ ही फिजिक्स शुरू हो जाएगी, चैप्टर शुरू हो जाएगा, चैप्टर मोशन चैप्टर शुरू हो जाएगा, मतलब एक दो टर्म में तुम्हारा मोशन चैप्टर, मतलब मैं बेसिक के साथ ही एक्चुअली में बेसिक सिखाया, फिर सीधे बताऊंगा कि बेसिक का जहां पे यूज होगा वहां पे सीधे पहुंचा दूंगा। जैसे अगर मैंने तुम्हें गाड़ी चलाना सिखा दी, फिर तुम्हें छोड़ दिया, गाड़ी के बेसिक बता के उसकी प्रैक्टिस नहीं करवाई, तो तुम भूल जाओगे। जब कोई कार चलाना सीखता है तो जो उसका ट्रेनर होता है वो सिखाता है कि ऐसे करो, क्लच ऐसे दबाओ, ठीक है। फिर अगर उसको तुमने यूज नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, तो वो खत्म, बेकार हो जाएगी, वो मेथड वो सीखा जो बेकार हो जाएगा। तो जस्ट बेसिक अभी सिखाऊंगा, फिर सीधे मोशन वाले चैप्टर पे ले जाऊंगा, वहां पे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बेसिक सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तुम अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस करते रहो जो मैं बताता हूं, ठीक है। तो आई थिंक हाँ, ये इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जो सॉल्व हो गया वो नहीं दिखा रहा हूं। चलो, तो अब मैं नई चीज सिखा रहा हूं तुम्हें, स्लोप, और इसके लिए मैं एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूं। आई विल शो अ प्रेजेंटेशन। स्लोप का प्रेजेंटेशन क्या होगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, स्लोप पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन लेके आता हूँ, बीच बीच में अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा जो मैंने कलेक्ट किया अलग अलग जगह से, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम बचेगा तो हम ज्यादा टाइम, तो इट्स अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन स्लोप के ऊपर। 2 मिनट रुक जाओ, प्रेजेंटेशन लेके आता हूँ। ये कहां से बजने लगा, वेट, गूगल कहाँ, तो प्रेजेंटेशन का नाम है इंट्रो, 1 मिनट पे आ रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्लोप। यस, शक्ल गायब कर ली मैंने। इसका ग्राफ बहुत सिंपल बनेगा, ये तुम्हें पता ही है कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, ये तुम ऐसा ग्राफ कैसे बनेगा बना के दिखा देता हूं। ये शायद x+2 या x-2 स्ट्रेट, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेट लाइन के ऐसे ग्राफ होंगे। स्ट्रेट लाइन के भी कई तरह के ग्राफ होंगे, ये दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन के हैं। तो अभी आगे डेस्मो पे जाऊंगा और डिफरेंट तरह की स्ट्रेट लाइन के ग्राफ उस पर बनाना, मतलब डेस्मो पे दिखाऊंगा कि अगर ऐसी लाइन हो तो ऐसा ग्राफ होगा, ऐसी लाइन हो तो ऐसा ग्राफ होगा, तो वो प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत हद तक तुम्हें ग्राफ बनाना सीखना नहीं है, ग्राफ बनाना ये हर किसी का ग्राफ नहीं पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन है तो इसका ग्राफ, बस तुम्हें ये मतलब ये गेस करना आना चाहिए कि ये इक्वेशन है तो ऐसा ग्राफ होगा, ये इक्वेशन है तो ऐसा ग्राफ होगा। तो सी दो ऐसे ग्राफ बने हुए हैं, तो इसमें ये एक ये वाला कर्व है रेड कलर का, एक ब्लू कलर का। तो इन दोनों में अगर ध्यान से देखो, हम स्लोप की बात करते हैं, तो स्लोप का मतलब होता है कि इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट। तो जैसे यहां पर अगर हम बात कर लें एग्जैक्टली अगर सपोज इंक्रीज इन, जो डेफिनेशन होगी, जो स्लोप की बात होगी, इंक्रीज इन वर्टिकल, इंक्रीज इन हॉरिजॉन्टल। स्लोप का मतलब है कि वर्टिकली कोई चीज कैसे चेंज होती है। एक वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और एक्स फ्री वेरिएबल हो गया। एक चीज इधर होगी, जैसे खाना इधर होगा और वेट इधर होगा, ठीक है। फ्री वेरिएबल इधर होगा, फ्री वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, फ्री वेरिएबल कुछ भी हो सकता है ना। तुम्हारा खाना फ्री वेरिएबल हो सकता है, कोरोना के एग्जिस्टिंग मरीज
एग्जिस्टिंग लोग फ्री वेरिएबल हो सकते हैं, टाइम फ्री वेरिएबल हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, और वाई जो है वो ये इधर डिपेंड करने वाला है, वाई एक्स पे डिपेंड करेगा। तो इंक्रीज इन वर्टिकल अपॉन इंक्रीज इन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। तो अब यहां पर अगर इस ग्राफ को देखोगे तुम, तो यहां पे थोड़ा सा देखना, ये छोटा सा मैंने पोर्शन बनाया, ठीक है, ये देखा यहां पर इंक्रीज एक्स, ये यहां से यहां पे पहुंचे, कोई दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है, ये वाला कर्सर दिख रहा होगा। तो एक्स इतना चेंज हुआ, यहां से यहां तक जाने में ये एक्स का चेंज हुआ, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए, तो एक्स इतना चेंज हुआ और वाई इतना चेंज हुआ, ठीक है, एक्स कितना चेंज हुआ, तो यहां से अगर रफली देखोगे तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू देखो, एक दो चेंज हो रही है, यहां पे काउंट करो, ग्राफ में काउंट करो, इसको ग्राफिकली समझा रहा हूं, वाई की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, एक दो, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो तुम, अपनी मर्जी के दो पॉइंट ले सकते हो, कोई भी दो पॉइंट, ठीक है, अपनी मर्जी के ले सकते हो। तो यहां पर मैंने कोई भी जो मुझे कंफर्टेबल लगे मैंने दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, तो वाई में कितना चेंज हुआ, तो -8 से लेकर -6 तक, ये दो का चेंज हुआ, और दो का ऊपर की तरफ हुआ, दो का चेंज ऊपर की तरफ हुआ। अब ये सबको पता होगा कि ऊपर की तरफ अगर चेंज होता है तो पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ नेगेटिव होगा, ठीक है, इधर पॉजिटिव होगा, इस तरफ पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, कर्सर देखो, इधर पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो यहां से इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक जाते हो तो वाई का चेंज ये हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा, +2। एक्स का चेंज कितना हो जाएगा, वो देखो, एक्स का चेंज आई थिंक 1 के बराबर होगा। तो अगर इस ग्राफ में देखोगे तो एक्स अगर 1 चेंज हो रहा है तो वाई 2 चेंज हो रहा है, तो इसका स्लोप 2 के बराबर है। इसका स्लोप किसके बराबर है, यानी चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ये तुम कहीं से भी निकाल सकते हो, इससे निकाला फिर दूसरे पॉइंट से निकालो, दो पॉइंट ऐसे भी ले सकते हो, एक पॉइंट हम बड़ा करके यहां पे ले सकते हैं, यहां पे, तो यहां पे देखो यहां पे कितना चेंज हो रहा है, यहां पे दो पॉइंट ऐसे ले लिए, अब दो पॉइंट ऐसे ले लो, तो यहां पे कितना चेंज हुआ, 1 2 3 4 5 6, +6 हुआ क्योंकि ऊपर की तरफ हो रहा है, +6। तो वाई में चेंज कितना हुआ, वर्टिकली वाई में चेंज होगा। ये सिंपल सी बात है, आप समझ गए। हमेशा याद रखोगे, ऊपर इधर वाई होता है, इधर एक्स होता है, एक्स फ्री होता है, वाई उस पर डिपेंड करता है, डोमेन एक्स होता है, वाई रेंज होता है, ठीक है। तो हर चीज ग्राफ से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने शुरू में सबसे पहली चीज ग्राफ के बिना कैलकुलस को समझने के दो अप्रोच है, ग्राफिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच। एक मैथ्स वाला जब पढ़ाता है तो ग्राफिकल अप्रोच से पढ़ाता है, ठीक है, एक फिजिक्स वाला जब पढ़ाता है तो प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाता है। मैं पहले ग्राफिकल अप्रोच से बताऊंगा फिर प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच से थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, उससे पहले अगर ग्राफिकल अप्रोच से आता हो तो प्रैक्टिकल समझने में दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट अगर प्रैक्टिकल समझाऊंगा तो तुम्हें दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारा दिमाग ज्यादा मैथमेटिकल होता है, प्रैक्टिकल बहुत कम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। मगर मैं दोनों अप्रोच लूंगा, ठीक है, मैथमेटिकल थोड़ा आसान होता है तो मैथमेटिकल में एफिशिएंट हो जाओ, फिर प्रैक्टिकल बहुत इजीली समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, चलते रहते हैं हम लोग। तो यहां से अगर बात करें तो कोई भी दो पॉइंट ये ले लें, ये और ये पॉइंट ले लें, तो इसमें y का चेंज कितना हो गया, +6, और x का चेंज कितना हो गया, +3, तब भी रेशियो उतना ही आएगा, है ना। तो इस ग्राफ में वही चेंज इन y, अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, वर्टिकल में चेंज, इसको कहते हैं x के अलॉन्ग मूव करना, राइज किया, हॉरिजॉन्टली मूव किया, वर्टिकली राइज किया, हॉरिजॉन्टली मूव, तो वर्टिकली इसका रेशियो निकालोगे उतना ही आएगा, 6/3 2a आएगा, इंक्रीज इन वर्टिकल अपॉन इंक्रीज इन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये 6/3 आएगा। यू कैन टेक एनी पॉइंट, कोई कहीं से भी निकालोगे वही आएगा, जैसे यहां से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, जब तक ये स्ट्रेट लाइन है कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे देखो, ये ग्राफिकली देख सकते हो कितना पॉइंट है, ये पढ़ सकते हो, इसी को हम स्लोप कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा और देखते हैं प्रेजेंटेशन में। यहां पे ये 6/3, यहां से भी मेजर करोगे तब भी वही वैल्यू आएगी, है? वो चेक करके देख सकते हो, यहां पे जो भी है स्लोप हमेशा, यहां से भी, यहां पे वैल्यू फिट नहीं दिखाई दे रही है मगर यहां भी स्लोप 2 आएगा, हर जगह इसका स्लोप 2 है, यानी हर जगह जो y में चेंज है ना, अगर x में चेंज y है तो y 2 चेंज होता है, कहीं भी अगर x का चेंज 1 है तो y चेंज 2 होता है, x में 3 चेंज है तो y 6 चेंज होता है, x में 4 चेंज होगा तो y 8 चेंज होगा, ठीक है।
तो यहां पर ये स्लोप का मतलब होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये पहली चीज, इसको डेल्टा लिखते हैं। डेल्टा का मतलब चेंज है, डेल्टा का मतलब चेंज इन वाई। कुछ बातें समझना, वेट अ सेकेंड। यहां पे एक छोटी सी बात है, डेल्टा वाई को कुछ बच्चे ये समझते हैं डेल्टा इंटू वाई, ये नहीं है। डेल्टा वाई एक ही शब्द है, डेल्टा वाई इज वन वर्ड, ठीक है। एक्चुअली में अब शब्दों की कमी पड़ेगी, और ये शायद तुम 10th से भी कर चुके हो। एक 10th में समस्या आती है, मैं बता रहा हूं, 10th में भी इसको कर चुके हो, 10th में भी याद होगा। वेट, जैसे तुमने साइन थीटा लिखते हो, तो साइन थीटा का मतलब बिल्कुल भी साइन इंटू थीटा नहीं होता, इसका मतलब साइन इंटू थीटा नहीं होगा। जैसे कुछ बच्चे कॉमेडी करते हैं कि, क्या एक मैंने कॉमेडी देखी थी, पता नहीं कुछ ऐसा था, साइन, आई डोंट नो, साइन थीटा था, कॉस थीटा था, पता नहीं, थीटा थीटा कैंसिल कर दिया एक बच्चे ने ऐसे ही, उसने कहा थीटा सेम है तो थीटा थीटा कैंसिल कर दो, तो ये बचेगा साइन अपॉन कॉस, थीटा कैंसिल हो गया, थीटा कैंसिल हो गया। ये बिल्कुल मत करना, ये एकदम गलत है, क्योंकि थीटा साइन से अलग नहीं है, साइन थीटा एक शब्द है, वो तो लिखने की मजबूरी है ना, हमारे पास ज्यादा शब्द नहीं है, तो साइन थीटा अलग चीज नहीं है, साइन थीटा एक ही शब्द है, ठीक है। जिसका मतलब होता है अपोजिट साइड अपॉन अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा एक शब्द है। छोटी छोटी बातें बताऊंगा मैं, जिसको छोटी छोटी बातें नहीं पता है वो बड़ी बातों से कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हें कोई बड़ी बात नहीं सिखाने जा रहा, मैं तुम्हें कोई रॉकेट साइंस नहीं, छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें। इन्हीं छोटी बातों की वजह से फिजिक्स और केमिस्ट्री और जो भी है साइंस नहीं आती है, तो छोटी छोटी बातें। तो यहां पर बहुत छोटी बातें बताऊंगा मैं। साइन थीटा दो अलग चीजें नहीं है, साइन थीटा एक शब्द है, साइन थीटा एक शब्द है, वन वर्ड। साइन थीटा इज, ऐसे ही डेल्टा वाई वन वर्ड है, ठीक है, डेल्टा वाई इज वन वर्ड, दिस इज वन वर्ड, वन वर्ड, डेल्टा वाई वन वर्ड, ठीक है। साइन थीटा भी वन वर्ड है, इज इट क्लियर? साइन थीटा इज वन वर्ड, डेल्टा वाई इज वन वर्ड। सो उस वन वर्ड का मतलब है, तो यहां पर डेल्टा वाई का मतलब है चेंज इन वाई, और डेल्टा एक्स का मतलब है चेंज इन एक्स, ठीक है। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो इस वाले ग्राफ के लिए अगर ये कौन सा कलर है, जो भी कलर होगा, रेड कलर समझ लो, इस वाले के लिए जब भी जो चेंज इन वाई है और चेंज इन एक्स का जो रेशियो है वो हमेशा 2 है। हर पॉइंट पे चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स का रेशियो कितना है? 2 है। उसको ग्राफिकली समझो, ठीक है, आई थिंक ग्राफिकली, ठीक है। इसको कहते हैं डेल्टा, डेल्टा, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, इसका मतलब होता है चेंज इन वाई, और ये एक ही वर्ड है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। कैलकुलस डिफरेंशिएशन शुरू हो चुका है ना, डिफरेंशिएशन शुरू हो चुका है, तो स्लोप का मतलब है चेंज इन वाई अपॉन चेंज। अब अगर हम ब्लू वाले ग्राफ में देखें, ब्लू वाले ग्राफ में देखना, फिर से यहां पे कोई 2 पॉइंट ले लो। मैं एकदम पहले एकदम इजी, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच नहीं ले रहा हूं, एकदम इजी अप्रोच दे रहा हूं, एकदम इजी। उसका रियल मतलब क्या होगा वो समझ के, ये दिमाग में बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखो। अगर तुमने शुरू का 1-2 महीने मिस कर दिया तो भूल जाओ कि तुम कभी भी साइंस की स्टडी, मतलब कुछ कर पाओगे साइंस की स्टडी करके। बोर्ड में पास होना, बोर्ड में 90% लाना, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। 12th में कई बच्चे जिनके बोर्ड में 90% आते हैं मगर फिर आगे कुछ नहीं कर पाते, तो यहाँ पर वो एग्जाम का कोई मतलब नहीं रहता। बोर्ड में कितने भी परसेंटेज हो, मतलब एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जिससे तुम कंपटीशन क्रैक करोगे। मतलब कोई भी कंपटीशन क्रैक करने के लिए तुम्हें जितना 11th-12th में पढ़ना पड़ता है उसका 10-20 गुना ज्यादा, 20 टाइम्स ज्यादा पढ़ना पड़ता है, और विथ ऑल द बेसिक्स और विथ ऑल द चीजें जो 6th क्लास से पढ़ी होती है मैथ्स में, वो सब याद करके मिलानी पड़ती है, ठीक है। तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसको देखो और बेसिक समझते रहो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि कोरोना वायरस आ गया लॉकडाउन की वजह से,
रोज इस तरह की इतनी क्लास और इतने कंसंट्रेशन के साथ तुम पढ़ रहे हो, पढ़ सकते हो और इतनी सारी, मैं तो गैजेट्स वगैरह यूज करके थोड़ा और इंटरेस्टिंग तरीके से कर सकता हूँ, जो कि क्लासरूम में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। और क्लासरूम में तो आधे बच्चे डिस्टर्बेंस भी करते हैं, तो वो भी नहीं है इसमें। चलो लेट्स कंसंट्रेट प्रॉपरली। नाउ चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अगर मैं ब्लू वाले की बात करूं और 2 डॉट लगाऊं, तो यहाँ पे चेंज इन एक्स 2 हो गया, और चेंज इन वाई की देखो, चेंज इन वाई कितना हो गया, चेंज इन वाई भी यहाँ पर कितना हो गया, +2 हो गया। तो यहाँ पर जो चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स का रेशियो है या स्लोप है, थोड़ा सा चुप रहा होगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स वो किसके बराबर है, 2/1, 2/2 विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें x का चेंज 2 होता है तो y का चेंज 2 होगा, x का चेंज अगर 4 होता है तो y का चेंज भी 4 होगा, x का चेंज 5 होता है तो y का चेंज भी 5 होगा। इसमें अलग है, मतलब इसमें क्या होता है, अगर ऐसा ग्राफ है तो x का चेंज 3 होता है तो y का चेंज 6 होगा, मतलब x के 1 चेंज में y का चेंज 2 होगा। समझ आई बात? इसको ऐसे प्रैक्टिकली समझो। सपोज करो कोई चीज ऐसी है, मान लो अभी कोरोना बीमारी है, सपोज करो अगर 2 इन्फेक्टेड होंगे तो वो 4 को करेंगे, 4 इन्फेक्टेड होंगे, अगर 4 को 4 का तो वो 8 को इफेक्ट करेंगे, 8 इन्फेक्टेड होंगे तो 16 को करेंगे। तो इस तरह की मान लो ऐसे कोई बीमारी हो सकती है। कोई दूसरी बीमारी है जो ऐसी है, जो 2 इन्फेक्टेड होंगे वो सिर्फ 2 को कर रहे हैं, है ना, यानी 1 इन्फेक्टेड होगा वो 1 को करेगा, 2 इन्फेक्टेड होंगे 2 को करेंगे, 3 इन्फेक्टेड होंगे 3 को करेंगे। ये तो किसके लिए हो गया, कौन से ग्राफ के लिए हो गया था, रेड वाले ग्राफ, वो सॉरी किस वाले, हाँ ये हो गया ब्लू वाले ग्राफ के लिए, लेट मी। और रेड वाले ग्राफ के लिए क्या हो गया, अगर 1 इन्फेक्टेड होगा तो 2 को करेगा, 2 इन्फेक्टेड होगा तो 4 को करेगा, इस तरह से। तो ये अच्छी तरह से समझ लो तुम, आई थिंक समझ लिया होगा। तो यहां पर इसी चीज को हम स्लोप कहते हैं, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, और वो हर जगह बराबर है। हर जगह देखोगे तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स का जो रेशियो है वो हर जगह सेम है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स का जो रेशियो है वो हर जगह सेम है। इज इट क्लियर? और कहीं भी देख सकते हो, अगर चेंज इन वाई हम ऐसे लेते हैं, इधर भी लेते हैं, यहां से इधर जाते हैं, तो चेंज इन वाई जो है वो, सॉरी चेंज इन एक्स, इस तरफ एक्स का चेंज होगा, इधर वाई का चेंज होगा। तो इधर से इधर जाने में तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर पॉजिटिव जा रहे थे, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो चेंज इन एक्स 2 हो गया, चेंज इन वाई भी 2 हो गया। इधर देखो, यहां से इधर नेगेटिव गए, ये नेगेटिव, आगे पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव, पीछे नेगेटिव है। तो अगर चेंज इन एक्स -2 है तो चेंज इन वाई देखो वो भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो भी -2 होगा। तो नेगेटिव के लिए भी वही चीज सही है, माइनस का साइन भी आ जाएगा, ठीक है, साइन भी सेम होगा इसमें। तो इसका मतलब चेंज इन एक्स अगर -2 है तो चेंज इन वाई भी -2 होगा। तो ये चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हम थोड़ी सी करेंगे। एक और प्रेजेंटेशन, इसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी जल्द भागने की जल्दी में कमेंट पढ़ ही नहीं रहा, तो अब बहुत अच्छे, यस अब कमेंट पढ़ता हूं। गॉट इट। स्लोप की परिभाषा, अब परिभाषा दो अपने आप से बताओ, परिभाषा क्या होगी? अगर परिभाषित करें इसको तो y में जो बदलाव है और x में जो चेंज है उनका जो रेशियो है, मतलब परिभाषा क्या होगी, y का चेंज अपॉन x का चेंज, है ना, y का चेंज और x का चेंज का जो रेशियो होता है वो स्लोप होता है। और परिभाषाएं तुम लोग बनाना सीखो ना। एक्चुअली में परिभाषा जो है ये बहुत डेफिनेशन, एक तो होती है ग्रामर में डेफिनेशन, हिंदी में ग्रामर पढ़े ना, एक नाउन प्रोनाउन डेफिनेशन होती है, वो ग्रामर की डेफिनेशन होती है। उसमें हम डेफिनेशन पहले समझते हैं फिर उसको आगे समझते हैं। ये तो इंग्लिश वगैरह में करते हैं कि नाउन की डेफिनेशन ये हो गई, कोई किसी ने ग्रामर पढ़ी होगी तो ग्रामर का टीचर पहले डेफिनेशन समझाएगा, डेफिनेशन ये है, ये। हम लोग का उल्टा है, हम पहले पूरा समझ लेते हैं 2-3 घंटे, अब डेफिनेशन अपने आप बनाओ। मैंने तुम्हें समझा दिया इतना, अब बनाओ डेफिनेशन, ठीक है। अब जो तुम बनाओगे वही डेफिनेशन होगी। क्या बनाओगे कि चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स का जो रेशियो होगा वो स्लोप होगा। तो यहां पर डेफिनेशन बना के फिर एक्सप्लेन नहीं करते, हालांकि मैंने डेफिनेशन शुरू में लिख दी है, डेफिनेशन प्रेजेंटेशन में लिखी हुई है, कमेंट है फिर यहां पे प्रेजेंटेशन में ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, स्लोप इज इंक्रीज इन वर्टिकल अपॉन इंक्रीज इन हॉरिजॉन्टल। ये डेफिनेशन हो गई अगर डेफिनेशन बोलोगे, बट डेफिनेशन है ना,
मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलो ये हो गया। y इज इक्वल टू 2x, हाँ कुछ भी हो सकता है। y is equal to 2x, y is equal to x plus 2, y is equal to x minus 3, anything, minus 2x, anything, यहाँ पे जनरल चीज है, कोई भी ग्राफ हो सकता है। अभी इस पे ध्यान ना दो कि ग्राफ किस इक्वेशन का है, 50 इक्वेशन होंगी, 50 इस तरह से ग्राफ बनेंगे। अभी मतलब पे ध्यान दो, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ओके, स्लोप इज 2। ओके, सर हर ग्राफ में स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? साइन कॉस वाले ग्राफ में तो कर्व है या वाह, दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक क्वेश्चन। मैं इतना खुश हो गया इस क्वेश्चन से बच्चों, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आई लव इट। ये सचमुच का अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे मैं ताली बजाने का मन कर रहा है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहली बार मैंने किसी सवाल पे तालियां बजवाई हैं, जवाब देने में तो कई बार तालियां बजाई हैं, मगर पहली बार एक सवाल जो मिला है उस पे ताली बजाने का मन कर रहा है सचमुच। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन फिर से, सर हर ग्राफ में स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? साइन कॉस वाले ग्राफ में कर्व है। तो इस बच्चे ने पक्का जितना मैंने बोला था कि साइन एक्स कर्व को देख लो, जो मेरा ग्राफ सिखाने का मतलब पर्पस पूरा हो गया। मेरा ग्राफ सिखाने का पर्पस ये बिल्कुल नहीं था, मेरा ग्राफ सिखाने का पर्पस ये बिल्कुल नहीं था कि तुम उसको ग्राफ को रटो और उस पर मैथमेटिकली, जैसे मैथ्स में नहीं है ये चीज सीख लिया प्रैक्टिस करके उसको रट के। मेरे ग्राफ सिखाने का मतलब यही था कि तुम ऐसे सवाल कर पाओ कि जैसे इस बच्चे ने बहुत बढ़िया सवाल किया कि उसमें तो ऐसे घुमा वाला होता है, वही कैलकुलस उसी घूमे वाले में ग्राफ निकालता है ना, डिफरेंशिएशन से निकलेगा, वो चीज बिना डिफरेंशिएशन की नहीं निकलेगी। ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं, सवाल बहुत अच्छा है मगर इस सवाल का जवाब यहां पे नहीं दे सकता, मगर 2-3 टर्न के बाद इस सवाल का जवाब मिलेगा। इस सवाल का जवाब कैलकुलस है ना, कैलकुलस है, यहीं से कैलकुलस आएगी, dy अपॉन dx, एक नया सिंबल आएगा, मगर उससे पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वो सिंबल एकदम नया है और वो इसी सवाल का जवाब देने के लिए है। इसी, अगर कर्व टेढ़ा मेढ़ा हो तो स्लोप कैसे निकालेंगे, तो ये सवाल दिमाग में रखना। इस सवाल का जवाब ही पूरा कैलकुलस है। अभी 4-5 टर्न तक इसी सवाल का जवाब ढूंढोगे। गुड क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा सवाल था, मगर अच्छे सवालों का एक चीज बहुत अच्छी बात है, सवाल जितना अच्छा होगा उसका जवाब उतना आसान नहीं होगा, है ना। अच्छा सवाल का मतलब, अच्छा सवाल मैं ऐसे कर रहा हूं कि सवाल जितना अच्छा होगा उसका जवाब देना उतना मुश्किल होगा। मुश्किल इसलिए है बस क्योंकि अब 2-3 टर्न तक मैं यही समझाऊंगा, यही यही चीज तुम्हें सिखाना है, यही चीज सिखाना है कि ऐसे कर्व हो तो उसमें स्लोप कैसे निकालेंगे, और कैलकुलस का मीनिंग वहीं से आएगा, वहीं से कैलकुलस सीखोगे। ये क्या है? हाँ, इट्स अ रेशियो बिटवीन डेल वाई अपॉन डेल एक्स। कैलकुलस नहीं, स्लोप। स्लोप की अगर डेफिनेशन बोलते हो कि इट इज अ रेशियो बिटवीन डेल वाई अपॉन डेल एक्स, परफेक्ट, मगर y वर्टिकल में होगा, x हॉरिजॉन्टल में होगा। कभी कभी इसमें होता है कि y और x की जगह सिंबल चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर वर्टिकल y की जगह हम वर्टिकली x हो और हॉरिजॉन्टली y हो तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा y हो जाएगा। वर्टिकल में क्या है वो देखना है। वर्टिकल में कोई और सिंबल भी यूज कर सकते हैं, अगर वर्टिकल v हो, हॉरिजॉन्टल u हो तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा u हो जाएगा। ठीक है, तो वर्टिकल में कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो बेसिकली ऐसे याद रखो, वर्टिकल में चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल में चेंज। तो अभी नॉर्मली मैथ्स में हम y एक्सिस वर्टिकल में दिखाते हैं और x, y वर्टिकल में, x हॉरिजॉन्टल में। अगर हम सिंबल उल्टे कर दें, x वर्टिकल में कर दे, y हॉरिजॉन्टल में कर दे, तब फिर डेल्टा x अपॉन डेल्टा y हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है। फिर और क्या है? यस, नहीं, एंटी लॉग की या लॉग निकालने की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ्स में लॉग सीखोगे, मुझे लॉग निकलवाना, लॉग का बेसिक निकालना आना चाहिए, एंटी लॉग की जरूरत नहीं है। लॉग 20, लॉग 30 जो कैलकुलेटर से निकालते ना, मतलब जो चीज कैलकुलेटर से हो सकती है, लॉग में भी बेस 10 और बेस ई। तो मैंने बताया था साइंटिफिक कैलकुलेटर देखो, है ना, लॉग 20, लॉग 30। तो हमें तो लॉग का मतलब पता होना चाहिए। बेसिकली लॉग सिर्फ इतना सिखाना है, लॉग का तुम्हें ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक है, लॉग का ग्राफ कैसा होता है और लॉग के सिंपल सिंपल वैल्यूज पता होनी चाहिए।
एंटी लॉग वगैरह कुछ नहीं आएगा, सब फालतू की मतलब लॉग में भी बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं आएगी, बस तुम्हें लॉग का सिंपल फंक्शन दिया होगा, उसको डिफरेंशिएट करना होगा बस। तो तुम्हें लॉग का बेसिक मतलब पता होना चाहिए, यहां पे बस तुम्हें हर चीज का बेसिक पता होना चाहिए। लॉग का बेसिक मतलब, साइन का बेसिक मतलब क्या होता है, अगर तुम लॉग का तुम्हें बेसिक मतलब नहीं पता होगा तो कोई फायदा नहीं। कोई बच्चा ऐसा है जिसने लॉग में बहुत अच्छे अच्छे सवाल कर लेता है, बहुत प्रैक्टिस कर लेता है, सब कुछ आता है उसे, मगर उसे लॉग का बेसिक नहीं आता है, तो वो फिजिक्स नहीं सीख सकता। और दूसरा बच्चा ऐसा है जिसे लॉग का बेसिक आता है, जिसको डिफिकल्ट सवाल कुछ भी करना नहीं आता, कुछ भी लॉग का पता है, लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, एक्सपोनेंशियल का मिरर इमेज होता है, ये सब आता है, तो फिजिक्स में उतना ही चाहिए। तो हमें उस चीज का मतलब पता होना चाहिए, उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करनी है फिलहाल, वो मैथ्स में करोगे, वो मैथ्स वालों का काम है। फिजिक्स वालों का काम है हर चीज का बेसिक सिखाना, कि इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है। ठीक है, तो फिजिक्स सीखने के लिए हर चीज का मतलब पता होना चाहिए। और ऑब्वियसली साइंस में तो यही होता है ना, साइंस में जो भी पढ़ने जाओगे हर चीज, साइंस में यही तो बच्चा ये क्या होता है ये क्यूरियस होता है ना, ठीक है ये क्या है, ये क्या है, लॉग क्या है, साइन एक्स क्या है, सच में ये क्या है, साइन एक्स क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन दिस है, हर चीज का मतलब पता होना चाहिए, और वो जरूरी भी है। तो हमें हर चीज का मतलब पता होना चाहिए। चलो, इसके अलावा और कोई सवाल नहीं है मेरे कमेंट बॉक्स में। ओके, नो क्वेश्चन, नो फर्दर क्वेश्चंस ना। लॉग टेबल को कहां काम लेंगे, नहीं, लॉग टेबल की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। लॉग की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट हो जाएंगी, आई थिंक मैथ में भी जरूरत नहीं पड़ती है। लॉग शायद मैथमेटिक्स में कभी पढ़ोगे, लॉगरिथमिक सीरीज होती है मैथ्स में पढ़ोगे, तो उस समय मैथ्स के टीचर लॉग के बहुत प्रैक्टिस करा देंगे। फिलहाल लॉग टेबल वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सिंपल शायद केमिस्ट्री में कहीं पर पड़ेगी, तो वो अब वो भी सिंपल देने लगे हैं, वो सिंपल लॉग कैलकुलेट हो जाते हैं। तो फिलहाल हम मुझे तो नहीं पड़ेगी केमिस्ट्री में, जहां पे पड़ेगी वहां पे टीचर बता देंगे। फिलहाल मेरा पर्पस है लॉग का मतलब सिखाना, लॉग की प्रैक्टिस करवाना नहीं। मुझे बस लॉग का तुम्हें पता होना चाहिए कि लॉग का मतलब क्या होता है, लॉग कहां पर डिफाइंड होता है, कौन सी चीज डिफाइंड नहीं होती है, बेस का क्या मतलब होता है, उसको कैसे, उसका उसका ग्राफ कैसा होता है, वो पता होना चाहिए। चलो, आई थिंक इट्स इनफ नाउ। इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस, और आई थिंक तुम्हारा स्टेमिना बढ़ गया होगा। फिर भी मैं 15-20 मिनट और पढ़ाऊंगा। ठीक है, और कल से फिर यहाँ से कैलकुलस शुरू हो चुका है, फिर कल से dy/dx और उसकी प्रैक्टिस, तो और सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। कल छुट्टी है, संडे है, तो कल रिलैक्स कर लो, है ना, सुन लो ध्यान से सारे बच्चे, कल रिलैक्स कर लो। शायद अगले हफ्ते से, क्योंकि मेरी लास्ट क्लास होती है, तो मेरी 2 घंटे की कम से कम चाहिए होगा, क्योंकि अभी तो प्रैक्टिस नहीं है, फिर अभी पढ़ा के फिर प्रैक्टिस करवानी है, तो तुम 2 घंटे के लिए तैयार देना। तो संडे को जितना मस्ती करनी है कर लो, फिजिक्स में 2 घंटे से कम में काम नहीं चलेगा। ठीक है, अभी तो 1.5 घंटे में छोड़ देता हूँ, मेरी लास्ट क्लास है, 7 बजे शुरू करूंगा और 9 बजे तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, 7 से 9, तो सब लोग तैयारी कर लो, क्योंकि अगर तुम टाइम नहीं दोगे तो फिजिक्स नहीं सीख सकते। ठीक है, मुझे बहुत समझाना है, तुम्हें तो कम प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा मुझे एक्सप्लेन बहुत करना है, तुम्हारे लॉजिक बहुत डेवलप करने हैं। ठीक है, तो लॉजिक तभी डेवलप होंगे जब टाइम दोगे, टाइम दो। और तुम्हें करना ही क्या है इस समय, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं जाना नहीं है, घर पे बैठ के आराम से सीखना है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जो है, अभी फिलहाल आज छोड़ दूंगा 15-20 मिनट में, आज भी अभी नहीं छोड़ दूंगा 15-20 मिनट में ये पूरा प्रैक्टिस करवा के। तो अच्छा, वो तुम्हें टाइम पता नहीं लगेगा, मैं भी जानबूझ के छोड़ रहा था, क्योंकि प्रैक्टिस वाला सेशन नहीं आया। एक बार प्रैक्टिस करने लगोगे ना, ABC क्विज शुरू हो जाएगी, तो तुम्हें टाइम का पता नहीं, तुम्हें 2 घंटे क्या 3 घंटे नहीं पता लगेंगे। तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो पता नहीं लगे। तुम जैसे जब कोई चीज सुनते हैं ना कंसेप्ट, तो उसमें थोड़ा सा बोरिंग लगता है, मगर जब खुद हम मैथ्स करने लगते हैं, प्रैक्टिस करने लगते हैं, खुद सवाल प्रैक्टिस करते हैं, तो टाइम नहीं लगता। तो प्रैक्टिस का सेशन अगले हफ्ते से, क्योंकि कंसेप्ट हो जाएंगे तो प्रैक्टिस सेशन फिर शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी कंसेप्ट जाता। एक और प्रेजेंटेशन, 2 मिनट रुक जाओ, एक और प्रेजेंटेशन, वन मोर प्रेजेंटेशन ऑन दिस सेम थिंग। यस, ग्राफ को लेके एक और प्रेजेंटेशन है, शक्ल मेरी गायब है, ध्यान से देखना, सेम वैसा ही। अब पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप का मतलब समझ लो, वैसे समझा चुका हूं, मगर फिर से एक बार एक और प्रेजेंटेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप का मतलब। इंट्रोडक्शन ऑफ स्लोप तो हो गया, वेट 1 सेकंड, ये वाला हटा दो। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप, तो स्लोप का मतलब हमें क्लियर हो गया, चेंज है ना, पॉजिटिव
चेंज इन वर्टिकल अपॉन चेंज इन, ये तो लड़ गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो स्लोप का मतलब हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। दिख नहीं रहा होगा तब भी काम चल रहा होगा, हाँ, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये स्लोप का मतलब हो गया। नाउ अब अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ में, अभी हम खुद भी ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो यहां पर अगर डेल्टा एक्स पॉजिटिव है तो डेल्टा वाई भी पॉजिटिव है ना। डेल्टा एक्स 2 है तो डेल्टा वाई भी +2 है। ये हमने पुराने वाले में देखा, ये तो पुराने वाला बता रहा हूं, ठीक है। तो ये स्लोप जो है वो 1 आया, पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। ये स्लोप 1 आया, ये निकाल लिए। ये कहीं से भी निकाल सकते हो, किसी भी 2 पॉइंट को लेके, जैसे यहां पर आपने 2 पॉइंट लिए, कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो, ये निकाल सकते हो, ठीक है। एक दूसरी लाइन हमने ड्रॉ की ऐसे अपने हिसाब से, ये डेसिमल में ड्रॉ कर सकते हो। यहां भी अगर डेल्टा एक्स और ये पुराना वाला ही है तो वो भी पॉजिटिव आया, वहां भी स्लोप पॉजिटिव हुआ, ठीक है। अब तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अगर -1 है, नेगेटिव स्लोप है, ये तो पॉजिटिव स्लोप हो गया। तो अगर कहीं पे नेगेटिव स्लोप है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि डेल्टा एक्स अगर +1 है तो डेल्टा वाई कितना होगा? -1, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि लाइन ऐसे होगी। अगर ऐसे लाइन है, ठीक है, इस तरह की लाइन है, तो डेल्टा एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा वाई भी पॉजिटिव होगा, या डेल्टा एक्स अगर नेगेटिव होगा तो डेल्टा वाई भी नेगेटिव होगा। मगर अगर हम ऐसे लेते हैं, अगर हम ऐसे लेते हैं, एक सवाल आ रहा था, मैं प्रेजेंटेशन के बाद ही अब जवाब दूंगा, पहले पूरा प्रेजेंटेशन देख लो ना, प्रेजेंटेशन बेकार हुआ था ना। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहा है तो छोड़ो अभी। अगर हम ऐसे लेते हैं, इस तरह से, तो यहां पर अगर देखोगे, यहां पर डेल्टा एक्स पॉजिटिव है तो डेल्टा वाई क्या है? नेगेटिव है। जैसे डेल्टा एक्स अगर पॉजिटिव 1 है तो डेल्टा वाई क्या है? -1 है। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स दैट इज -1 अपॉन 1, ठीक है। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज -1 अपॉन 1, ओके। तो इस तरह से नाउ, तो ये नेगेटिव स्लोप हो गया। अगर नेगेटिव स्लोप हो गया तो कर्व ऐसा होगा, पॉजिटिव स्लोप है तो कर्व ऐसा होगा, नेगेटिव स्लोप है तो कर्व ऐसा होगा। नाउ ये देखो, यहां पे फिर देखते हैं, यहां पे ये स्लोप ऐसा हो गया, स्लोप यहां पे ये -2 है ना, यहां पे नेगेटिव स्लोप हो गया, मतलब डेल्टा वाई में 2 का चेंज है, अगर -2 का स्लोप है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स जो है, यहां पे डेल्टा एक्स इधर ऐसे चलोगे, नेगेटिव स्लोप हो गया, डेल्टा एक्स पॉजिटिव और डेल्टा वाई क्या हो गया? नेगेटिव। ये नेगेटिव 2 का स्लोप हो गया, समझ आई बात? तो ऐसे, तो नेगेटिव स्लोप में ऐसे होगा, मतलब डेल्टा एक्स पॉजिटिव और डेल्टा वाई ऐसे नीचे की तरफ, डेल्टा वाई नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप का मतलब हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो है, ग्राफ में अगर ऐसे लाइन जा रही है तो पॉजिटिव स्लोप है, और ऐसे लाइन जा रही है तो नेगेटिव स्लोप है। ना अब ये कुछ सवाल है, उनके जवाब देने पड़ेंगे। कुछ सवाल लेता हूं, ठीक है। आई थिंक ये प्रेजेंटेशन पूरा हो गया। हाँ, ये कौन आ गया भाई? ये नया आ गया, व्हाट आर यू टीचिंग? ये तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या पढ़ा रहा हूं, आज तक नहीं पता चला। विच चैप्टर और प्लीज टेल मी। चलो ये बताता हूँ, अगर ये पता नहीं बच्चा नया है या शुरू से है। अगर स्टार्टिंग से मैं पढ़ा चुका हूँ, करीब आई थिंक 4-5 घंटे पढ़ा चुका हूँ, 5-6 घंटे तो हो ही चुके होंगे शायद, 5-6 घंटे। तो शुरू से देखो तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या पढ़ा रहा हूँ, हर चीज में बेसिक। उसके बाद एक सवाल इसमें अच्छा है, विच चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझ लो कि कोई भी चैप्टर हो, फिजिक्स में कोई भी चैप्टर हो, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स में कोई भी चैप्टर हो, या केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर, हर चैप्टर के पीछे बेसिक कंसेप्ट सेम है, हर चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट। तो मैं हर चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है। इसके बाद चैप्टर शुरू हो जाएगा, मोशन शुरू होगा, इसका मतलब चैप्टर तो अपनी फैसिलिटी। फिजिक्स में एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, फिजिक्स में, स्पेशली फिजिक्स में, है ना, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, जितने भी चैप्टर्स हैं फ्रॉम और स्पेशली 11th क्लास में, पूरी मैकेनिक्स अगर ले लें आज तक, सभी चैप्टर में कुछ थोड़े से 5-7 बेसिक कंसेप्ट है बस,
ठीक है, अगर किसी को 5-7 बेसिक कंसेप्ट आते हैं तो वो सारे के सारे चैप्टर में वही कंसेप्ट अप्लाई होता है, हर चैप्टर का कंसेप्ट ऐसे। और अभी फिजिक्स में तुम आखिरी चैप्टर जब पढ़ोगे, जैसे ग्रेविटेशन पढ़ोगे, हर चैप्टर की बेसिक थ्योरी सेम, ग्रेविटेशन में भी वही कंसेप्ट है, एसएचएम में भी वही कंसेप्ट है, सबका बेसिक कंसेप्ट सेम है। तो हमने अपनी फैसिलिटी के लिए चैप्टर में डिवाइड कर लिया, हम पढ़ेंगे तो चैप्टर वाइज ही पढ़ेंगे, मगर हर चैप्टर में तुम्हें याद दिलाता रहूंगा कि इसमें वही कंसेप्ट है जो इस चैप्टर में था, हर चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट सेम है। तो अगर तुम बेसिक कंसेप्ट समझ लो तो हर चैप्टर का, इसीलिए जब फिजिक्स में हम जेई वगैरह की तैयारी करते हैं तो कभी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार नहीं करते। मतलब मैथ्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने पड़ते हैं, है ना, क्योंकि कितने भी क्वेश्चन हो नया क्वेश्चन आ जाएगा, मगर हर चैप्टर के भीतर का कंसेप्ट सेम है। तो अगर तुम कंसेप्ट पकड़ लेते हो तो तुमसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन तो पता नहीं कितने बनेंगे। तो फिलहाल तो हर चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जल्दी हाँ हम लोग एक चैप्टर शुरू कर लेंगे, तीसरा चैप्टर मोशन का, मोशन शुरू करेंगे, और फिर जो अभी तक कंसेप्ट पढ़े हैं वो हर एक चैप्टर में लगाएंगे। चलो इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। एक लास्ट प्रेजेंटेशन फिर मैं बाइंड अप करता हूँ, कोई सवाल नहीं, लास्ट प्रेजेंटेशन, और फिर कल की छुट्टी है तो आई थिंक मैं इसको खत्म ही कर देता हूँ, है ना, स्लोप वाला टॉपिक खत्म करता हूँ फिर आराम से। या कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं 5-10 मिनट, हाँ, डेस्मो पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, एक सेकंड। मैं डेस्मो पे जाता हूँ फिर प्रैक्टिस करते हैं, तुम कमेंट बॉक्स में आंसर देना। चलो ये अभी ग्राफ आएगा, तुम्हें उसका स्लोप बताना है ना, स्लोप, तो जैसे भी मतलब ऑब्वियसली गेस करके स्लोप बताना है, मैं ग्राफ दूंगा उसका स्लोप बताना है, उसका स्लोप कितना होगा, ठीक है, तो स्लोप पे प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 मिनट रुक जाओ, तो तुम आंसर देने के लिए तैयार हो जाओ, 2 मिनट थोड़ा सा स्क्रीन ग्राफ बना लेता हूँ फिर बता दूंगा क्वेश्चन। दो मिनट के लिए रिलैक्स कर लो, क्वेश्चन बना रहा हूं, क्योंकि एक सेकंड, क्वेश्चन बन जा भाई। चलो सिंपल सा ही बनाता हूँ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाता हूँ। इसका स्लोप बताओ, स्लोप के लिए कमेंट करो, स्लोप कितना होगा, कहोगे तो मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूं। देख लो, स्लोप के लिए कमेंट करो, स्लोप बताओ इसका, चलो कमेंट फॉर स्लोप।
स्लोप बताना है इसका। आई थिंक स्लोप का मतलब तो समझ ही गए होगे। अगर तुम्हें जूम इन या जूम आउट करने की जरूरत हो तो कमेंट, ऐसे कमेंट कर दो। 1/3 -3 -3 3 3 जूम, देखता हूं कितना जूम होगा। चलो बस। -3, -3 इज करेक्ट। -3 इज करेक्ट, हाँ। -3 इज करेक्ट, क्योंकि चेंज इन, कोई भी देख लो, कोई भी रफली ले लो, कुछ भी ले लो, तो अप्रोक्सीमेट गेस करना था। तो यहां पर एक तो नेगेटिव स्लोप होगा। नेगेटिव इसलिए क्योंकि एक्स में चेंज अगर पॉजिटिव है, यहां पे एक्स में चेंज अगर पॉजिटिव है, ठीक है, एक्स में चेंज अगर पॉजिटिव है, एक सेकंड, तो वाई का चेंज नेगेटिव है। तो यहां पे अगर देखोगे ये ऐसे, तो एक्स का चेंज +2 है, एक्स का चेंज +2 है, और वाई का चेंज माइनस में है। वाई का चेंज 6 के करीब आ रहा है, तो -6/+2 है ना। एक्स का चेंज इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। तो ओके, चलो एक और क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये कुछ होल नंबर में ही आएगा, तो नियरेस्ट होल नंबर में गैस करो। स्लोप, स्लोप फटाफट गैस करो। ऊपर नीचे करना तो बता देना। ऊपर करो नीचे करो क्या करो? स्लोप के लिए कमेंट करो। ग्राफ को जूम इन जूम आउट, अपवर्ड डाउनवर्ड जो करना है बताओ। अप करो डाउन करो जैसे भी है। आई थिंक यहां से पॉइंट या डाउन का पॉइंट देखना है तो डाउन का बताओ। यहां पे फिक्स कर देता हूं, चलो। पहला कमेंट, जूम। जूम तो पूरा दिखेगा नहीं, इससे अब जूम इन या जूम आउट? जूम आउट करता हूं, चलो।
ये सबसे अच्छा है। यस, हाँ, -5। एक और कमेंट आया -5। +3 आ रहा है। फटाफट कमेंट करो। प्लस तो कभी नहीं आएगा इसका स्लोप। एक तो गलती सुधार लो, अगर ऐसे होगा तो हमेशा माइनस आएगा। बस ये छोटी छोटी बातें सिखानी है। इसमें दिक्कत होगी तो आगे प्लस कभी नहीं आएगा। बस इसमें अगर कंफ्यूजन है, अब जैसे ये है, प्लस कभी नहीं होगा भाई। अगर ऐसे होगा तो प्लस कभी नहीं होगा। वैल्यू के लिए मान सकता हूं, अब इस पे प्रैक्टिस करना तुम्हें। वैल्यू के लिए मान सकता हूं, इसमें कहीं भी जाओगे, एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव चेंज होगी तो वाई की वैल्यू के लिए नीचे आना पड़ेगा। कहीं भी देखोगे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव चेंज, एक्स की निगेटिव वैल्यू के लिए अगर निगेटिव चलोगे, जैसे यहां पे देखो, एक्स की निगेटिव वैल्यू के लिए, एक्स की निगेटिव वैल्यू ये, एक्स की निगेटिव वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। देखो ये यहां पे एक्स की निगेटिव वैल्यू है और वाई की वैल्यू इसमें पॉजिटिव हो जाएगी। तो एक्स की निगेटिव वैल्यू में ऐसे चलना पड़ता है। यहां पे ये निगेटिव एक्स में वाई क्या होगा, इधर चलेंगे, ऐसे चलो, निगेटिव एक्स वाई पॉजिटिव, ऐसे चलना, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, निगेटिव एक्स वाई पॉजिटिव, ऐसे जाएंगे, ऐसे ग्राफ ही नहीं मिलेगा, ऐसे ग्राफ नहीं मिलेगा। कर्सर देख रहे हो, ऐसे चल नहीं सकते। कैसे निगेटिव में कैसे चलना पड़ेगा, निगेटिव एक्स ऐसे, निगेटिव वाई पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको ठीक से देख लो। इसमें देखो, इसमें ये भी समझ जाए कि एक्स की वैल्यू कैसे चलने पे, इधर चलोगे एक्स मिलेगा, ये एक्स मिल गया, मान लो ये एक्स मिल गया, ये एक्स मिल गया, अब इधर वाई नहीं मिलेगा, तो कैसे चलना पड़ेगा तुम्हें, वाई मिले तो ऐसे चले, ये एक्स चले तो ऐसे चलने पे वाई मिलेगा। ठीक है, इधर कैसे चलोगे, ऐसे चलोगे तो ऐसे वाई मिलेगा। चलो देखो, यहां पे देखना, ये एक्स ऐसे चल रहा है, एक्स में एक दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर देता हूं, ये सेक्शन है ना, ये एक्स 1 या 2 चले, एक्स चले 2 यूनिट, तो एक्स -2 चले, वाई कितना चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, कुछ 10 के करीब चलेंगे वाई, इस पॉइंट पे। ये 0.5 हो गया, एक सेकंड, तो ये 0.5 हो गया, फिर यहां पे पॉइंट है, कोई ढंग का पॉइंट ले रहा था यहां पे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हें -5 ही मिलेगा। यहां देख लो ना, एक मिनट यहां पे देख लो, सबसे बढ़िया यहां पे देख लो, इस ग्राफ में, इधर से देख लो, ये क्या होगा, 1.25 एग्जैक्टली बता रहा हूं, इधर -1.25 हो जाएगा, यहां से यहां तक -1.25। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा,
कुछ ये चल के यहां पर आए, ये पॉइंट 5, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली वही है, ये 1 के अप्रोक्सीमेटली मिल रहा है ना, ये यहां से देख लो, यहाँ पे ये 1 के, और ये 5 से थोड़ा सा कम मिल रहा है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली -5 का। हाँ जो भी है, तो निगेटिव स्लोप होगा वो क्लियर हो गया है ना, निगेटिव स्लोप होगा तो यहाँ पे निगेटिव स्लोप हो गया, ठीक है। अब मैं कोई इजी सा देता हूं, 1 मोर, हाँ इसका -4 आ रहा है, हाँ ये सही है, ये वाला ये सही है, -4 के अप्रोक्सीमेटली आएगा, तो 5 डिवाइडेड बाय 1.25 -4 आ रहा है, -4 अप्रोक्सीमेटली -4 आ रहा है। तो इतना तो पक्का हो गया कि निगेटिव स्लोप हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूं, एक लास्ट देख के बताओ इसका कितना होगा। इसका गैस करो, ये ऐसे है, पहले जूम आउट करके ऐसे लाइन बनी है ना, अप्रोक्सीमेटली गैस करना। ये पॉइंट बताता हूं, ये पॉइंट है ये वाला, ये तो पॉइंट देता हूं, चलो अब बताओ, अब थोड़ा आसान हो गया, एक मिनट इसमें, अब मैंने पॉइंट दे दिए, अब बताओ, अब तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, पॉइंट दे दिए। हाँ अब जरूरत नहीं है, यहां पे तो वैल्यू मिल गई ना, ये वैल्यू मिल गई, अब स्क्रॉल नहीं करूंगा, पॉइंट है ना यहाँ पे, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, प्लस ये वर्टिकल वाई में चेंज कितना हो गया, 5/0.625, 5/. ये वैल्यू देखो ना, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू यहां से 0.625, तो 5/0.625 होगी, दिस इज 5/0.625। हाँ 8 के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, हाँ दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8 या 9। चलो इनफ फॉर टुडे,
तो स्लोप का मतलब तुम्हें समझ में आया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। आगे कल हम लोग मंडे से इसी बारे में और बात करेंगे। यहीं से कैलकुलस शुरू हो जाती है, यहीं से कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो जितने भी है आगे और प्रैक्टिस कर लो, इसको वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख लो और बस, हाँ वेरी गुड। तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, प्रॉपर तरीके से देख लो। चलो मैं खत्म करता हूं, टेक केयर, बाय।